आप यंग हैं, आप बेटर रिटर्न्स चाहते हैं तो आपको स्मॉल और मिड कैप पर फोकस करना चाहिए। लार्ज कैप आपको रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, थोड़ा रिस्क को एडजस्ट करने के लिए। फिर क्या है कि पीटर लिंच कहते हैं कि आपको डाइवर्सिफिकेशन कितना करना है, तो उतना करना है जितने बच्चे आप पाल सकते हैं। राइट, अगर आप जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स फ्यूचर में खुलेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा सीडीएसएल को होगा। तो अगर आपको लगता है कि डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो सीडीएसएल पर आप ध्यान दे सकते हैं। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक का खास शो द बिज इन्फ्लुएंसर्स। और आज हमारे शो में मौजूद है पॉपुलर फिन इन्फ्लुएंसर प्रसाद लेंदवे जी। आपको बता दें, ये पॉपुलर फिनटेक कंपनी कन्वे के फाउंडर भी है। साथ ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार लोगों को फाइनेंशियली अवेयर करने में लगे हुए हैं। तो देर किस बात की, चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के गेस्ट से। बहुत बहुत स्वागत है प्रसाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी तन्वी। प्रसाद, जैसा कि आप अपने शो की शुरुआत भी करते हैं, नमस्कार प्रसाद। और हमारे अपने शो की भी वैसे ही शुरुआत करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो कंटेंट है वो पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के अराउंड रहते हैं। लेकिन अगर पर्सनली मैं आपकी बात करूं तो आपकी सेविंग्स का आप किस तरीके से एलोकेशन करते हैं, कैसे उसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके जरिए हमारे व्यूअर्स भी बहुत कुछ सीख सकेंगे। मेरा जो तरीका है वो ये है कि हम अपना खुद का बिजनेस भी चलाते हैं, तो मेरा अच्छा खासा पोर्शन उस बिजनेस में रीइन्वेस्ट होता है। एक्चुअली हम सभी को उस तरह से अपना एलोकेशन करना चाहिए कि जहाँ से रिटर्न भी अच्छे मिले, रिस्क भी एडजस्टेड हो, क्योंकि बिजनेस मैं चलाता हूँ तो मेरे हाथ में कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जाती है। और मैं सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पर मेरा एसआईपी चलता है, और उसके अलावा मेरा जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो है स्टॉक्स में। उसके अलावा बाकी जगह पर काफ़ी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, बट यही कुछ एरियाज है जहाँ पर मैं मेजॉरिटी अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। जी, आपने भी बताया कि आप म्यूचुअल फंड्स में कुछ इन्वेस्ट करते हैं और बाकी स्टॉक्स में। म्यूचुअल फंड की बात करें तो जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेफ तरीके से एंटर करने के लिए स्टॉक मार्केट में वो म्यूचुअल फंड से शुरुआत करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड भी कैसे सेलेक्ट करना है वो भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो वो कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, क्या चीज देखना चाहिए, किन के साथ जुड़ना चाहिए, किन तरह के सेक्टर्स के साथ जुड़ना चाहिए, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, तो जब भी कोई नया पर्सन आता है मार्केट में, वो इन्वेस्ट करना शुरू करता है म्यूचुअल फंड में, तो सबसे पहले गलती वो यही करते हैं कि वो पिछले 3 या 5 साल का रिटर्न्स देखते हैं जी। और वो आपको अच्छे लगते हैं तो फिर लोग तुरंत उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं। बस बट क्या है कि पास्ट रिटर्न गारंटी नहीं देते कि फ्यूचर में वैसे ही मिलेंगे रिटर्न्स। तो एक्चुअली क्या है ना कि म्यूचुअल फंड में पूरा जो शो चलाते हैं वो चलाते हैं फंड मैनेजर्स। तो ज़्यादातर टाइम में हम क्या चीज़ें पर फोकस करते हैं, रिटर्न्स देखते हैं, हम उसका एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि वो फंड मैनेजर, उस फंड मैनेजर का अब तक का परफॉर्मेंस क्या है। और फिर जब भी हम बात करते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, एक मैच से आप उनकी बारी, मतलब जो भी गेम है उनका, उसका जजमेंट नहीं ले सकते। आपको मल्टीपल उनकी पारियां देखनी पड़ेगी, उसके एवरेज देखने पड़ेंगे। सिमिलरली जो कोई पर्सन, जो फंड मैनेजर आपका म्यूचुअल फंड हैंडल कर रहा है, आपको देखना पड़ेगा उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने अब तक कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैंडल किए हैं, उन्हें उसमें किस तरह से रिटर्न उन्होंने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है कई सारी वेबसाइट्स पर इजीली अवेलेबल होती है, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन और बाकी वेबसाइट्स पर, तो आप इजीली वहां जाकर ये चेक कर सकते हैं। बट आई थिंक अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप दाव लगा रहे हैं फंड मैनेजर पर, तो आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि क्या वो फंड मैनेजर मुझे बेहतर रिटर्न दे सकता है क्या, और ये आपको पता चलेगा उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखकर। जी बिल्कुल, आपने जो राइटली पॉइंट आउट भी किया, हम यूजुअली एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं और किस तरीके से वो फंड्स को एलोकेट कर रहे हैं, किन किन सेक्टर्स में कर रहे हैं, ये सब ज्यादा देखते हैं। और यूजुअली 2 से 5 साल का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि आज हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा और क्लैरिटी मिली होगी कि फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को स्टडी करना आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बना सकता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर आपके जर्नी की बात करें तो आपने यूट्यूब जर्नी में कब एंटर किया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या आपकी जर्नी रही, वो हम जानना चाहिए। यूट्यूब में देखिए, मैं जब पुणे में था, इंजीनियरिंग करने आया था, तो यहाँ बालेवाड़ी में मैं रहता था हॉस्टल में, और वहीं से मैंने फिर पहला यूट्यूब चैनल शुरू किया था, उसी रूम में ऐसा कुछ मोबाइल लेकर, ऐसे डिस्टेंस लेके। और आई वॉज अ वेरी कैमरा शाय पर्सन एट दैट टाइम, तो मैंने कैमरा वगैरह कुछ था भी नहीं वैसे भी, तो मैंने उसी पे ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने दोस्त के दोस्त से 100 रुपये में वीडियो को एडिट करवाया और उसे पहली बार यूट्यूब पर डाला, और उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया पहले वीडियो में। हालांकि मैं भूल गया था। किस साल की बात है? ये साल 2014 की बात है, जनवरी की। और फरवरी में फिर मैंने देखा तो करीब 14,000 व्यूज़ आ चुके थे उस टाइम। वो काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि वो एरा था जब जियो से पहले का। आप मतलब 2G में वीडियो चलाना बड़ा दिक्कत वाला काम था।
तो ऐसे में वीडियोस काफ़ी लोग पसंद करने लगे, वो कमेंट करने लगे कि प्रसाद तुम फंडामेंटल एनालिसिस कवर करो, ये कवर करो, वो कवर करो। तो धीरे धीरे फिर मैंने उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उस वीडियो को ध्यान में रखते हुए उसे कवर करना शुरू किया और फिर लोगों को वो पसंद आने लगा। और मतलब आपको बता दूं कि 2014 से लेकर 2017 3 साल में मुझे सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर आए थे। तो मेरे कई सारे दोस्त मुझे बोलते भी थे कि मुंबई का निखिल के उस टाइम 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे, कि उसके 2.5 लाख हो गए, तुम तो अभी 2-3 हज़ार में ही हो, कब से वीडियो डाल रहे हो। तो मैंने लगा यार ये मुझे मज़ा आता है, इसीलिए मैं ये करता रहता हूँ। और फिर फाइनली कंसिस्टेंसी के साथ मैंने वीडियोस डालना जारी रखा, क्योंकि मेरा ये इशू नहीं था कि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ही होने चाहिए। ठीक है, 2-3 हज़ार जो भी लोग सीख रहे थे, आई वॉज हैप्पी विद दैट। फिर अचानक मार्च 2017 में 2 वीडियोस वायरल हो गए और उसके बाद अगले 3 दिन में मुझे 36,000 नए सब्सक्राइबर्स मिले अगले 2-3 दिन में। फिर यूट्यूब को लगा कि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, तो उन्होंने फिर कुछ टाइम के लिए वीडियो पूरा चैनल ही डिलीट कर दिया था, थिंकिंग कि मतलब कुछ होगा। बट बाद में जब उन्होंने मैन्युअली उसको चेक किया तो उन्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ नहीं है, एक्चुअल में वीडियो एक्चुअली चले हैं, उसी लिए ये आया था। हर्षद मेहता का हमने स्कैम एक्सप्लेन किया था और व्हाट इज़ निफ्टी एंड सेंसेक्स, ये 2 वीडियो उस टाइम वायरल हुए थे। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी कि बस यही था कि उस टाइम तो यूट्यूब से पैसे भी नहीं मिलते थे और लोग आजकल बोलते कि आप तो पैसे मिलते हैं इससे, तो जब नहीं भी मिलते थे तब भी हम थे इस इंडस्ट्री में। और गोल तभी भी वही था, आज भी वही है कि सबको स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल नॉलेज देना, ताकि मतलब इंडिया फाइनेंशियल अवेयर बन सके। क्योंकि इंडिया का सेविंग रेट पूरी दुनिया में मतलब सबसे बेस्ट में से एक है पूरी दुनिया के, अगर सारे सेविंग रेट को देखें तो। लेकिन फिर भी अगर हम सही जगह पे नहीं डालते, हम 2% अगर कहीं पे कोऑपरेटिव बैंक में रिटर्न मिलते हैं वहाँ डाल देते हैं, फिर कोऑपरेटिव बैंक डूब जाती है, फिर बोलते हैं अरे पैसा डूब गया। तो कई तरह की पॉन्जी स्कीम्स आती रहती है, 6 महीने में पैसा डबल होने वाली। तो हमारा गोल यही था कि इन सारी पॉन्जी स्कीम्स को लोगों को अवेयर करना कि आपको क्या सही है क्या नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक कितनी सेफ है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम चैनल के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड आप बोलते रहे हो, सिखाएगा कौन? तो हमने बोला कि चलो हम ही सिखा देते। तो बस इसी तरह से हमने कुछ शुरुआत की है। जी, स्टॉक मार्केट की अभी आपने अभी जिक्र किया, तो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर आपसे बात करना चाहेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस जैसे से धीरे धीरे बढ़ रही है लोगों की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए आ तो जाते हैं, राइट, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है कि किन चीजों को स्टडी करें। राइट। किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को किस तरीके से स्टडी किया जा सकता है, क्या क्या डेटाज होने चाहिए जो उन्हें वेरीफाई करने चाहिए अपने पैसे हार्ड अर्न मनी को लगाने से पहले। तो आप हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए इसके। सो व्हेन इट कम्स टू पिकिंग अ स्टॉक, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड में आप दाव लगा रहे हैं फंड मैनेजर पर, उसी तरह जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप दाव लगा रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट या फिर फाउंडर्स पर। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आप कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देखकर उसका अगले 2 साल 3 साल का फ्यूचर तो देख सकते हो, उसके आगे का देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी के फाउंडर और मैनेजमेंट कैसा है। जैसे कि टाटा ग्रुप के बारे में हम सभी को पता है, मिस्टर रतन टाटा हो या फिर एन चंद्रशेखरन हो, तो वो ग्रुप अच्छे से चलेगा ये लोगों को पता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वहाँ पे मतलब एक अब तो ऑलरेडी वहाँ की कंपनीज ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है, वो अलग बात है, लेकिन उसी तरह का जो मैनेजमेंट का अंडरस्टैंडिंग है वो हमें नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं कि अमरा राजा बैटरी के फाउंडर कौन है और मैनेजमेंट कौन चलाता है, तो शायद आप बोलेंगे कि नहीं पता मुझे इसके बारे में, राइट। तो सबसे पहले हमें ये नहीं देखना है कि सिर्फ कि प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा। प्रोडक्ट मेरे हिसाब से नंबर 2 पे आता है। पहला आता है कि क्योंकि कई बार इंडिया में ऐसा हुआ है, जैसे हम रामालिंगा राजू की बात करते हैं जिन्होंने सत्यम चलाया, अच्छी तरीके से कंपनी चला रहे थे, उन्होंने बाद में फ्रॉड कर दिया, कंपनी डूब गई, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। तो अल्टीमेटली ये मैटर नहीं करता कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। अगर फाउंडर का इरादे नेक है और उनका विजन बड़ा है और आपको लगता है कि हाँ वो सही पर्सन है उस बिजनेस को चलाने के लिए, तो आई थिंक आपको उस तरह से उस पर्टिकुलर स्टॉक पर बेट करना चाहिए, रादर देन कि अगले पिछले 1-2 साल में क्या हुआ है वैसा ही होगा। क्योंकि फाउंडर अगर सही है, सही तरीके से बिजनेस एग्जीक्यूट करते हैं, तो उन्हें पता भी है कि अगर मेरा बिजनेस रिसेशन की वजह से कल प्रॉब्लम में आता है तो मुझे पता है उसे सॉर्ट आउट कैसे करना है। अगर आप सिंपली ये देखेंगे कि ठीक है प्रोडक्ट अच्छा किया लेकिन रिसेशन में अगर वो खराब करने लगा तो आप डर जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो मैनेजमेंट एनालिसिस आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आपको कंपनी के जो फाउंडर्स है उनके बारे में बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपको गूगल यूट्यूब से वीडियो देख के आप कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया में मेजॉरिटी जो बिजनेसेस है वो अगर किसी एक कॉमन रीजन की वजह से डूबते हैं तो वह है कर्ज। तो कर्ज एक परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए। तो मैं एक रेशो बताता हूँ, डेट टू प्रॉफिट रेशो, वो जनरली मतलब 3 to 4 से कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो कंपनी कभी भी प्रॉब्लम में आ सकती है। मतलब उसके पीछे का लॉजिक ये है कि कंपनी के पास अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट है
और कंपनी का अगर कर्जा 300-400 करोड़ है तो ठीक है, कंपनी 3-4 साल में अपने प्रॉफिट से कर्जा उतार सकती है। लेकिन प्रॉफिट है 100 करोड़ का, कर्जा है 1000 करोड़ का, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अच्छा पीरियड चल रहा है तब ठीक है, खराब पीरियड आ जाए और वो 100 करोड़ का प्रॉफिट रिसेशन टाइम में 50 करोड़ भी हो सकता है, तो ऐसे में वो कर्ज का इंटरेस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स मतलब आते हैं, तो वो एक चीज़ है। और इसमें तीसरी कैटेगरी है, वो है स्टार्टअप्स की। रिसेंटली कई सारे स्टार्टअप स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो रहे हैं, जिसमें कई सारे इन्वेस्टर्स पैसा भी लगा रहे हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो है वो लॉस मेकिंग है। अगर आपकी कंपनी लॉस मेकिंग है तो प्रॉफिट कब बनेगी इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। और मतलब सस्टेनेबली कोई भी बिजनेस चलाना है तो एटलीस्ट प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन किसी को भी रखनी चाहिए। तो ऐसे में कई सारे इन्वेस्टर का यहाँ पर नुकसान भी हुआ है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके। तो ये 2-3 चीज़ें अगर सिंपल सी आप देखें तो आप अच्छी खासी कंपनी को रोक सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में आने से। और उसके बाद आपको देखना है कि एटलीस्ट 15-20% की ग्रोथ कौन सी कंपनी मुझे दे सकती है। उसके लिए मेरा ये मानना है कि आप जिस फील्ड में काम करते हैं उसका आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होता है। वहाँ पे आपको पता होता है कौन सी कंपनी बेटर कर रही है हमसे, कौन सी नहीं कर रही है, कहाँ पर ग्रोथ आ सकती है। तो ऐसे में उस सेक्टर की कंपनीज को पिक करना आपको काफ़ी क्लैरिटी देता है। अगर आप काम करती है मीडिया कंपनी में, मैं काम करता हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में, अगर हम डिफेंस कंपनी की बात करें, मेटल सेक्टर की बात करें, तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन कई सारे लोग फिर बस कुछ नंबर्स देखकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आपको बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए उस बिजनेस के, छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अच्छा स्टॉक इजीली पिक कर सकते हैं। जी, और शायद हम जो डेली नीड्स की जो चीजें भी इस्तेमाल करते हैं उससे भी समझ सकते हैं। अगर हम कोई सोप यूज कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हम राइट, उसे समझ पाएंगे और हम उसकी ग्रोथ को भी मतलब वो फील कर सकते हैं कि वो आगे बिल्कुल आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। जी, अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें दो कॉन्सेप्ट काफी क्लियरली डिफाइन हो चुका है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। आप दोनों के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं और आप पर्सनली अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हैं? मैं तो जनरली चाहे म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। और ट्रेडिंग के लिए अभी तक मैंने उतना फोकस नहीं किया, बट हॉबी की तरह बीच बीच में मैं ट्रेड करता हूँ। बट इट इज़ जस्ट लाइक अ हॉबी, मेरे कोई रिटर्न के एक्सपेक्टेशन उससे नहीं होते। बट मेरे हिसाब से क्या है कि स्टॉक मार्केट जो चीज़ बनी है, अगर हम इसे लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक मार्केट इसलिए बना है ताकि कोई भी बिजनेस स्टॉक मार्केट के जरिए इजीली लोगों से पैसा उठा सके अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, और एक आम आदमी को अपॉर्चुनिटी मिले उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की। आप ही सोचिए, अगर आज स्टॉक मार्केट ना होता तो आप और मैं टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। टीसीएस है, टाटा पावर है, टाटा मोटर्स है, किसी भी बिजनेस में हम भागीदार बन सकते हैं और उस ग्रोथ का फायदा ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर ये नहीं होता तो अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलती। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ यही है कि अगर आप टीसीएस में इन्वेस्ट करते हो तो सिंपल बिजनेस लॉजिक यही बताता है कि अगर वो बिजनेस अच्छा करता है लॉन्ग टर्म में, जैसे कि उन्होंने 2004 में वो लिस्ट हुए थे, तब से अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिले हैं। इन्फोसिस है जो उनके बाद आती है, नंबर 2 की आईटी कंपनी है, 1993 में लिस्ट हुई थी। जिन लोगों ने 10,000 रुपीज़ उस टाइम इन्वेस्ट किए थे, आज 12 करोड़ से ज़्यादा है सेम अमाउंट। क्या है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। बट अगेन जो प्रॉब्लम आती है आजकल की जनरेशन से, जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील वाली जनरेशन है, इनको सब कुछ क्विक चाहिए। अब मैं जो बोलता हूँ कि जिस तरह के रिटर्न इन्फोसिस टीसीएस ने दिए, टाइम लगता है, बिकॉज बिजनेस 2 दिन में नहीं बढ़ पाता। कोई भी बिजनेस हो, उसे लोग हायर करने में, अपना बिजनेस बढ़ाने में सालों लग जाते हैं। तो आपको पेशेंटली उतना वेट करना होता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि रियल एस्टेट है, आपने किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, अब वो रियल एस्टेट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और हर सेकंड हर मिनट उसकी प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, तो आपकी इमोशंस चेंज हो जाएंगे। वो नहीं है लिस्टेड, इसीलिए आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड हो उसमें। बट स्टॉक मार्केट में अनफॉर्चुनेटली जो स्टॉक्स हैं वो दिन भर ट्रेड होते रहते हैं, इमोशंस चेंज होते रहते हैं, तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है। तो इसीलिए उस इमोशन को अगर आप हटा दो तो इमोशनलेस इन्वेस्टमेंट करो, और ज़्यादा प्राइस अगर आप इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में तो आप बिजनेस की ग्रोथ को ट्रैक करो, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उन्हें ट्रैक करो, प्रोडक्ट की ग्रोथ है उन्हें ट्रैक करो, शेयर प्राइस को भूल जाओ, मतलब एटलीस्ट अगले 1-2 साल तक भूल जाओ, और तब तक उस स्टॉक में बने रहो जब तक आपको लगता है वो बिजनेस बढ़ेगा। जैसे ही आपको लगता है कि बिजनेस में कुछ दम नहीं है, अब बेच के निकल जाओ। बट अगर आप प्राइस बार बार देखते रहेंगे तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी इमोशन से भर देगी, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, बीपी और बाकी भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, आई मीन ये सही में होते हैं। जी, हमने बहुत सारे इन्वेस्टर से भी बात की है, बहुत सारे ट्रेडर से भी बात की अपने इसी सीरीज में। तो सबके अलग-अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं। ट्रेडर्स भी कहते हैं कि आप उसमें काफ़ी पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन एज़ एन इन्वेस्टर पैसा कमाने को लेकर थोड़ा-सा ये रहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म की हम हमेशा बात करते हैं, तो लोगों को लगता होगा कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही हमारे पास पैसा आएगा।
लेकिन उसमें भी आपको जो कंपाउंडिंग का जो फायदा मिलता है राइट। वो काफी मिलेगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे, इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। वो भी लोगों को थोड़ा सा आप मोटिवेट अगर कर सके कि अगर लॉन्ग टर्म की बात आती है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और जरूर राइट। इन्वेस्ट करें। अभी कई सारे लोगों में अब ये थोड़ा मतलब गलत फहमी फैल गई है कि लॉन्ग टर्म मतलब बहुत रुकना पड़ेगा और रिटर्न्स जो है वो बहुत थोड़े से मिलेंगे। ट्रेडिंग में मतलब बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। देखिए, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। इसमें क्या है ना कि अलग अलग मार्केट कैप की कंपनीज होती है। स्मॉल कैप, मिड कैप यानी थोड़ी छोटी कंपनीज, मिड कैप मतलब मीडियम साइज, और लार्ज कैप मतलब टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, इन जैसी बड़ी कंपनी। तो अगर आप यंग हैं, आप बेटर रिटर्न्स चाहते हैं, तो आपको स्मॉल और मिड कैप पर फोकस करना चाहिए। लार्ज कैप आपको रखना चाहिए पोर्टफोलियो में थोड़ा रिस्क को एडजस्ट करने के लिए। तो आइडियली क्या है कि आपको किसी ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज को पकड़ना है जो आगे चल के मिड कैप या लार्ज कैप बन सके। अगर हम इंडिया की ही सक्सेस स्टोरी देखें, मतलब दुनिया भर में तो कई सारी सक्सेस स्टोरीज है। एक सिंपल सक्सेस स्टोरी है मिस्टर झुनझुनवाला, जिन्हें माना जाता है कि सबसे सक्सेसफुल इंडिया के इन्वेस्टर। उनके पोर्टफोलियो का 40-45% एक ही स्टॉक से आता है, वो है टाइटन। उन्होंने टाइटन में तब इन्वेस्ट किया था जब वो माइक्रो कैप था, स्मॉल कैप भी नहीं था, उससे भी छोटा था। आज वो मिड कैप से ऊपर की स्टेज में है। तो ये जो ग्रोथ दिखाई है उस पर्टिकुलर स्टॉक ने, जब वो उन्होंने लिया था 4 रुपये के करीब था, आज 2600 रुपीज़ है। अगर हम परसेंटेज में इसकी बात करें तो 88,000%, राइट। तो इस तरह के रिटर्न्स उस स्टॉक ने दिए हैं। अब वो इसीलिए दिए क्योंकि उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप क्वालिटी कंपनीज को, ऐसी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज को या माइक्रो कैप कंपनीज को ढूंढते हैं जो इस तरह की ग्रोथ दिखा सकती है, और उस 10 में से 8 कंपनीज फेल हो जाती है, लेकिन 2 अगर आपको बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न देती है लॉन्ग टर्म में, तो आप पैसा बना सकते हैं। बट यही है कि मिस्टर झुनझुनवाला ने सारे स्टॉक बेचे नहीं। उन्होंने धीरे धीरे करके जितनी ज़रूरत थी उतने बेचे, बाकी के अपने पास रखे और स्टॉक में बने रहे। हमारे जैसा इन्वेस्टर होता तो क्या करता, 4 रुपये के 8 रुपये होते, बोलता अरे पैसा डबल हो गया, तो निकल जाते हैं। बट क्या है ना कि मतलब स्टॉक मार्केट में स्टॉक पिक करना एक जीनियस चीज़ नहीं है। अच्छी कंपनीज के साथ बने रहना, जब तक वो ग्रो कर रही है तब तक, ये सबसे बड़ी बात है। और वो आई थिंक 1% लोगों के पास भी नहीं है। और इसीलिए आपको स्टॉक अच्छे पिक करने वाली मैं 10 टिप्स बता दूं, बाकी भी 10 टिप्स बता दूं, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड मैनेजर भी वही कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो पिकिंग वेरी गुड स्टॉक्स। मेनी ऑफ देम आर गिविंग 15-20% का रिटर्न सालाना। बट द प्रॉब्लम विद द जनरेशन इज लाइक कि होल्ड नहीं करना है, पेशेंस नहीं है, और जो भी पैसा चाहिए फटाफट चाहिए। होल्ड करेंगे अगर आप, ठीक है, 5-6 साल का भी होराइजन रखते हैं, तो यू कैन मेक अ बिग 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 मनी। अगर आप ऐसी छोटी कंपनीज को या फिर मिड साइज कंपनीज को पकड़ के उनकी ग्रोथ में उनके भागीदार बनते हैं तो। और हम उम्मीद करते हैं कि हम लगातार जो अवेयरनेस अपने इंटरव्यूज के जरिए लोगों में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो समझे कि अगर आप कहीं भी पैसा लगा रहे हैं किसी भी स्टॉक्स में, तो आपको उसके साथ थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, तब वो आपको जरूर रिटर्न देगा, और थोड़ा नहीं, अच्छा रिटर्न देने वाला है। बिल्कुल। जी, यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे अब। नवंबर का मंथ है, दिसंबर आ रहा है। 2023 के लिए आपको क्या लगता है, या आगे आने वाले दिनों के लिए किन स्टॉक्स पर, किन तरह के सेक्टर्स पर नजर टिक सकती है हमारी, और आपको किसमें ग्रोथ नजर आता है? अगले 2 साल में तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही रहने वाले, अगला 1 से 1.5 साल। मुझे लगता है कि यूएस और यूके का अगर आप इकोनॉमी देखते हैं तो बहुत प्रॉब्लम में फंस चुकी है। रिसेशन वहाँ पर यूके में तो स्टार्ट हो चुका है, यूएस में थोड़ा इंतजार चल रहा है। और जब इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी में होता क्या है कि एक कंट्री में कुछ होता है तो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज में पड़ने लगता है। तो इंडिया की जो आईटी का सेक्टर है उसमें काफ़ी कुछ इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ से आगे, वो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। चाइना में हमने देखा कि कोविड के बाद काफ़ी कुछ कंट्रीज़ नाराज़ है चाइना के अप्रोच से, और वहाँ की कंट्रीज़, वहाँ की जो कंपनीज है यूएस की पर्टिकुलरली, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ चाइना से निकाल रही है। अब चाइना के बाद उनके पास वियतनाम का ऑप्शन है और इंडिया का एक ऑप्शन है। वियतनाम को बड़ा पोर्शन जा रहा है, इंडिया को छोटा पोर्शन आ रहा है। लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज आएगी यहाँ पर, वो कुछ बड़ा खेल कर जाएगी, बड़ा जीतेगी। और इसीलिए रिसेंटली अगर आप वो फॉक्सकॉन और वेदांता की डील देखते हैं, तो उसके बाद तुरंत टाटा ग्रुप ने भी एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्लाई किया है। अगर उन्हें मिल जाता है, टाटा ग्रुप उसके लिए एक स्पेशल एंटिटी बनाती है, उसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करती है, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकती है। या फिर कोई और बिजनेसेस जैसे बड़े ग्रुप है टाटा या अदानी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, तो सबसे बुलिश तो मैं फिलहाल उसी पर हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ बिग थिंग और इंडिया इज़ द ओनली ऑप्शन। मतलब बड़ी इकोनॉमीज में चाइना के बाद इंडिया ही अकेला ऑप्शन है उनके पास, वियतनाम को छोड़कर, जहाँ पर वो बड़ा कर सकते हैं। और इंडिया के पास ऑलरेडी काफ़ी सारी लैंड है, मैन पावर है, चीप लेबर है। तो आई थिंक दैट इज लाइक 100% गोइंग टू बी अ वेरी बिग बिग सेक्टर। जी। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि
ईवी सेक्टर में भी ग्रोथ आ सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार बात हो रही है और गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। ईवी में जहाँ तक मैं देखता हूँ तो उन कंपनीज को ज़्यादा फायदा होगा जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, जैसे टाटा ग्रुप है। तो टाटा मोटर्स ने कुछ ईवी में 80-85% मार्केट शेयर अकेले टाटा मोटर्स के पास है आज। तो टाटा मोटर्स छोड़े तो बाकी मारुति सुजुकी ने बोला है कि हम आराम से देखेंगे सब कुछ और बाद में एंटर करेंगे, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। टाटा मोटर्स जो कि थोड़ा लैगार्ड था लेकिन अभी फास्ट हो गया है ईवी को। तो इन्होंने क्या किया कि जो चार्जिंग स्टेशन है अपने ही लगा दिए घर के, टाटा पावर के ग्रुप कंपनी के। ये जो डिज़ाइन बनती है ईवी का वो अपनी घर की कंपनी टाटा इलेक्सी से बनवाते हैं, और अभी प्लान चल रहा है कि जो बैटरीज है वो टाटा केमिकल से बनवाएं। तो इस तरह से एक वर्टिकल इंटीग्रेशन किया है। तो उसमें अगर आप जाते हो तो देखिए आने वाले टाइम में तो आपको यही दिखेगा कि जहाँ पर पेट्रोल स्टेशन है, डीजल स्टेशन है, उसे चार्जिंग स्टेशन बन जाएंगे यानी। बट ये जो अपॉर्चुनिटी है इसे ऑलरेडी लोगों ने ग्रैब कर लिया है। तो अगर आप टाटा मोटर्स और टाटा पावर की शेयर प्राइस देखते तो ऑलरेडी लोगों ने 1-2 साल पहले उसे समझ लिया था कि ये कुछ ट्रेंड आने वाला है। तो अभी तो मेरे हिसाब से थोड़ा लेट हो गए हम, बट 1-2 साल पहले एक अच्छा टाइम था इसमें एंटर करने का। लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि टाटा मोटर्स जैसी कंपनी है जो मार्केट शेयर भी ग्रैब कर सकती है इसमें, बिकॉज ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। ज़्यादातर कंपनी 10% से कम प्रॉफिट मार्जिन कमाती है। तो ऐसे में ईवी के मामले में थोड़ा रिस्की सेक्टर है कि 8-10% मार्जिन के लिए आप काफ़ी कुछ टफ कंपटीशन चल रही है। तो रिस्की है, लेकिन अभी थोड़ी लेट भी मतलब देरी भी हो चुकी है। अगर स्टॉक बास्केट को अगर हम अपने तैयार करें, तो किन-किन सेक्टर्स में अगर हम स्टॉक अपने चुनने चाहिए हमें? एक रफ जो सैंपल के साथ आप हमें एग्जांपल दे सकते ठीक है, तो पहले तो जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, मतलब पीटर लिंच उस टर्म को कहते हैं इन्वेस्टिंग इन व्हाट यू नो। जिन चीज़ों को आपको पता है, जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें आगे चलकर बहुत बड़ी बनेगी तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ईवी का, कि जिन लोगों को पता था कि ईवी बड़ा बनेगा आगे चल के, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। जिनको पता था कि आगे चल के पेट्रोल डीजल पंप की जगह इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन रहेंगे, उन्होंने टाटा पावर में इन्वेस्ट किया। तो एक तो इन्वेस्टिंग इन व्हाट यू नो, जो आपको पता है, कॉमन सेंस जो बताता है उसके हिसाब से चलना। तो और जो सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उसका आई थिंक 30-40% अलोकेशन तो आपको उसी सेक्टर या इन्वेस्टिंग इन व्हाट यू नो का रखना चाहिए। बाकी जो 70% है आप 3 से 4 सेक्टर में से डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन। बट एक और सेक्टर है जो मुझे लगता है कि यहाँ से आगे काफ़ी मतलब अगले 1.5 साल रिसेशन की वजह से, या फिर रिसेशन आता है नहीं आता है अलग सवाल है, लेकिन जो थोड़ा स्लो रहेगा वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। जैसे हम देख रहे हैं कि मतलब अब हर कुछ डिजिटल हो रहा है, इंक्लूडिंग क्या कुछ हम शूट करते हैं, बाकी चीज़ें हैं, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। कोई भी कहीं से भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें 5 साल 10 साल पहले नहीं थी इजीली अवेलेबल। तो आई थिंक आज वेबसाइट से, ऐप से लगभग सारी दुनिया चलती है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। बट इंडिया में अगर हम देखें पर्टिकुलरली तो आउटसोर्सिंग मार्केट काफ़ी ज़्यादा है। पूरी दुनिया में जितना भी आउटसोर्सिंग होता है आईटी का, उसका 55% शेयर अकेले इंडिया के पास है। तो टीसीएस, इन्फोसिस उसके बेसिस पर ही बड़ी बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि इनकी वेव तो अब मतलब ठीक है, इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब नेक्स्ट जो वेव है वो प्रोडक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज की है, यानी ऐसी कंपनी जो अपनी प्रोडक्ट्स लाए और अपने प्रोडक्ट्स के बेसिस पर आगे बढ़े। तो प्रोडक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनीज जो धीरे धीरे इमर्ज हो रही है, जैसे कि जोहो की हम बात करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी है, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है। उसके बाद फ्रेशवर्क्स है। तो कई सारी प्रोडक्ट्स कंपनीज इंडिया से निकल रही है, और फ्रेशवर्क तो रिसेंटली यूएस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी हो चुकी है। तो प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनीज इज लाइक समथिंग नेक्स्ट, जो मुझे लगता है कि आगे जा सकते हैं। और बाकी कुछ सेक्टर्स आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन फिर क्या है कि पीटर लिंच कहते हैं कि आपको डाइवर्सिफिकेशन कितना करना है, तो उतना करना है जितने बच्चे आप पाल सकते हैं। राइट, अगर आप 5, 6, 7, 8 बच्चे पाल सकते हो तो ठीक है। आप 15-20 स्टॉक्स ले लेंगे तो शायद वो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज उनको पालना, उनको ध्यान ही नहीं रख पाएंगे आप। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर कीजिए, बट 8 to 10 स्टॉक आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। जी, बिल्कुल। और लगातार ये भी ध्यान रखना होगा, अगर वो ज़्यादा स्टॉक्स ले लेते हैं, तो फिर किसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या किसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मैनेजमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर कब उन्हें एग्ज़िट करना है, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इतना सारा लेके और फिर वो उनके लिए और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ ही जाएँगी। जी। आपकी यूट्यूब जर्नी की जब हम बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि आपने 2014 में इसकी शुरुआत की, लेकिन 2014 से लेके 2022 तक आपका सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है, और आज आपको सभी सोशल मीडिया पर पहचानते हैं, जानते हैं, और आपकी कंटेंट को काफ़ी मतलब अप्रिशिएट इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप काफ़ी अच्छे तरीके से उस पर रिसर्च करके उसके बारे में बताते हैं। ऐसे में मैं जानना चाहूँगी, आप आने वाले दिनों में क्या कुछ और भी प्लान कर रहे हैं, और किस तरह की चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं? तो कंटेंट क्रिएशन पे तो हमारा काफ़ी पहला फोकस है, क्योंकि मतलब ये हमारी हॉबी की तरह हम इसे चलाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम कई सारे प्रोडक्ट भी बनाते हैं। हमने पिछले साल कन्वे ऐप, पिछले साल के एंड में कन्वे ऐप लाया था, जो कि शॉर्ट बिजनेस और स्टॉक मार्केट न्यूज़ ऐप है, जहाँ पर स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रूबरू होना पड़ता है
और आपको अलर्ट होना पड़ता है क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, और वो क्विकली न्यूज़ आना चाहिए, इसलिए हमने उस ऐप पर काम किया। सिमुलेटर, अब नेक्स्ट ऐप भी हम ला रहे हैं जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिमुलेटर ऐप जिसका अभी काम चल रहा है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स अभी हम फोकस कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम कंटेंट। साथ ही हमने टेक ऑफ नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो कि इंडिया का पहला कॉर्पोरेट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर है। तो उस तरह की, मतलब हमारा काफ़ी शुरुआत से फोकस यही है कि अच्छे प्रोडक्ट बनाओ जिससे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो, एंड वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट हैव नेवर बीन सॉल्व्ड। तो हमने अलग अलग जगह पर, अलग अलग जो फाइनेंस इंडस्ट्री में जो हमारे सब्सक्राइबर्स और फैमिली वाले बताते हैं कि प्रसाद ये देखो ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ इस पर कुछ सोल्यूशन बताइए, तो उस तरह की प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, आपके जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके ज़रिए जो लोग उसका इस्तेमाल करते होंगे, उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता होगा और उसके ज़रिए उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है, वो और बेहतर हो पा रही होगी। हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आप पिछले काफ़ी सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप बता भी रहे हैं। तो ऐसे में आपकी खुद की पर्सनल जो लर्निंग रही, वो क्या रही? और उसके ज़रिए जो आपने मिस्टेक्स किए, हमारे व्यूअर ज़रूर समझ पाएँगे कि उन्हें क्या नहीं करना है। पहली तो लर्निंग जो है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो या फिर यूट्यूब जर्नी में, वो ही है कि आपको प्रोसेस पर ध्यान देना है। जैसे भगवत गीता में भी कहा जाता है कि रिजल्ट जो होगा वो जो होगा, आपको देखना है कि आपको क्या करना ज़रूरी है। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है तो आप फोकस कीजिए प्रोसेस पर कि अच्छी कंपनीज को ढूंढने में और पेशेंस के साथ उन्हें होल्ड करने में। बहुत जल्दी कई लोग जजमेंट ले लेते हैं कि ठीक है, एक साल में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो मैं निकल लेता हूँ। बट अगर बिजनेस में पोटेंशियल है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बिजनेस में ग्रोथ है, तो आप बने रहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट, जैसे बेंजामिन ग्राहम बताते हैं, तो स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट रन, इट इज लाइक अ वेइंग मशीन इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में रियल पिक्चर आएगा, शॉर्ट टर्म में तो वोटिंग की तरफ कुछ भी अप डाउन होता चला जाएगा, तो आपको इस पर फोकस नहीं करना है। तो आपको प्रोसेस पर ध्यान देना है, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। जैसे यूट्यूब में 2014 से 2017 हमें 3000 ही सब्सक्राइबर आए, तो उस टाइम अगर मैं सोचता कि यार 3 सालों में नहीं आए तो फिर क्या कंटिन्यू करना है, क्या नहीं। बट अगर आप करते हो इंटरेस्ट के साथ, पैशन के साथ, तो फिर रिजल्ट आज नहीं तो कल ज़रूर आएंगे। तो आपको उससे मतलब बने रहना है, ऐसा नहीं कि क्विकली जज नहीं करना है। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैंने सीखा कि मैंने कई सारी ऐसी क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था जो मतलब मुझे लग रहा था कि दीज आर द नेक्स्ट बिग थिंग्स, और प्रमोटर्स ने और मैनेजमेंट ने फ्रॉड कर दिया, पूरा पैसा डूब गया। तो ऐसा कई बार हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया में क्या है कि लीगली अगर आप कोई फ्रॉड करता है, कुछ करता है, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि जो नंबर ऑफ फ्रॉड्स हैं पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट्स में, वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको हमेशा अवेयर रहना है कि किस तरह का मैनेजमेंट में मुझे इन्वेस्ट करना है। जैसे टाटा ग्रुप है तो किसी को आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो राइट, तो उस तरह की चीज़ें आपको सोचनी, उस तरह के प्रोमोटर से उस तरह की कंपनीज को आपको ढूंढना है, और उसके बाद उस तरह के देखना है कि क्या कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह वो बना रहे हैं और किस तरह की ग्रोथ वहाँ पर होगी। जी, अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी की कोई शुरुआत कर रहा है, तो स्टॉक मार्केट में इनिशियली कितने पैसे लगाकर वो शुरू कर सकता है? तो मतलब वो धीरे-धीरे उसमें ऐड ऑन करते रहे तो बेहतर रिटर्न मिलेगा। एक यहाँ पे देखिए, एक कैटेगरी आती है इन्वेस्टर्स की जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 2 साल तक उन 10,000 रुपये को ट्रैक करते हैं। अब 10,000 ठीक है, आपने स्टॉक ने अच्छा भी परफॉर्म किया, 2 साल में डबल भी हो गया, तो 10,000 का 20,000 हो जाएगा। अब उतना अच्छा स्टॉक मिलने के बावजूद भी आप कोई कुछ खास नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट यही है कि आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है। आप महीने में एटलीस्ट जो भी आपकी सैलरी है, आप एटलीस्ट 10, 15, 20% सेव कीजिए। एटलीस्ट 10,000 रुपये तो इन्वेस्ट कीजिए, तो साल भर में 1,20,000 रुपये हो जाएंगे। और 1,20,000 रुपये ऐसे ऐसे आप हर साल ऐड करते रहेंगे, तो एक अमाउंट भी अच्छी खाती होती चली जाएगी और आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो आपको दिखेगा कि हाँ, कुछ अमाउंट बढ़ रही है। आज कई सारे ब्रोकर स्टॉक्स में भी SIP का ऑप्शन देते हैं, म्यूचुअल फंड की तरह। तो उस तरह के ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये चीज़ मत कीजिए कि एक टाइम पैसा डाल दिया। कई सारे लोग आज ये भी करते हैं कि जैसे आपने स्विगी में कुछ ऑर्डर किया 400 रुपये का, तो 500 रुपये, 100 रुपये है वो साइड में रख दिए। ऐसे पैसे जमा करके आप हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहिए। वन टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए स्टॉक मार्केट। अगर आपको कुछ बड़ा बनना है, जितने भी आप बड़े इन्वेस्टर्स देखिए, चाहे वो मिस्टर झुंझुनवाला हो, वॉरेन बफेट हो, इनके खुद के एक एक्टिव इनकम सोर्स थी। मिस्टर बफेट एक वेल्थ मैनेजमेंट फंड चलाते थे, फंड से जो कमीशन आता था वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। सेम चीज़ अगर हम बाकी इंडिया के, मतलब डॉली खन्ना की बात करें, उनके हस्बैंड उनका पोर्टफोलियो मैनेज करते, तो उनका भी एक बिजनेस था जो उन्होंने रिसेंटली बेच दिया। तो उससे जो पैसा है वो उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो आपको पहले तो वो पैसे ढूंढने हैं कि वो है कहाँ पे। वो जॉब करके, फ्रीलांसिंग करके, बिजनेस करके आप कमा सकते हैं, और उसके बाद आप देखिए कि अब उन पैसों को तेज़ी से कैसे बढ़ाना है।
तो बिटवीन 20 to 30 ईयर्स यू नीड टू फोकस कि मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अगर आपकी सैलरी 3 लाख है तो वो 6 लाख आप 2 से 3 साल में कर सकते हो जॉब में। सो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका पैसा वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा। और उसके बाद जो भी आपकी सेविंग होती है आप एक तरह से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर आपको स्टॉक की ज़्यादा समझ नहीं है तो म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन दो जगह पे। एक्चुअली होता क्या है आज की जनरेशन में कि कई बार जब हम स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो पहली जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन, वो नहीं मानते, क्योंकि वो उन्हीं एसेट क्लासेस को मानते हैं जो उन्हें दिखते हैं। लैंड खरीदी है दिखता है, फ्लैट खरीदा है दिखता है, गोल्ड खरीदा है दिखता है, स्टॉक्स कहाँ है, म्यूचुअल फंड्स कहाँ है। तो ये थोड़ा गैप है, तो यही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है उन्हें कन्विंस करना। बट आई थिंक अगर आप गोल्ड में देखोगे तो काफ़ी मीडियोकर रिटर्न्स है। घर खरीदने के लिए ले रहे हो तो बेटर है, लेकिन अगर आप रेंटल यील्ड देखते हो तो उतनी मतलब उससे बेटर तो आपको कभी भी म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। जी, यहाँ पर आप बता रहे थे कि एवरी मंथ 10,000 के आसपास अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में एवरी मंथ वो कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे? कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, कई सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो स्टॉक्स में एसआईपी प्रोवाइड करते हैं। आप सिस्टम हर मंथली एक अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा स्टॉक है जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना, उसमें हर महीने आप पैसा डाल सकते हैं। उससे एक बेटर चीज़ ये होगी कि आपका स्टॉक एवरेज आउट होगा, मतलब साल भर में जो भी प्राइस उसकी रही है, क्योंकि आप तो इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो 1-1.5 साल में अगर आप उसमें हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आपको एवरेज आउट करके अच्छी खासी प्राइस भी मिल सकती है। सो दिस इज अ बेनिफिट। तो आप उसमें स्टॉक्स में एसआईपी करो तो बेटर है। जी, अभी जब आप बता रहे थे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आपने कहा कि हमारे से जो पहले जनरेशन वाले लोग हैं, वो जो चीजें दिखती हैं उसमें इन्वेस्ट करने की बात करते हैं और उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन आज तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात हो रही है, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी की बात हो रही है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसे भी वो चीज नहीं दिखाई दे रहा है, उसे भी वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे में आपका इन सभी एसेट्स को लेकर क्या मानना है, और आप हमारे व्यूअर्स को के बारे में क्या बता सकते हैं? क्रिप्टो करेंसी की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले ये बताया जा रहा था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन जब पता चला कि इसकी माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी देखे तो वो ज़्यादा ही निकल कर आ रही है, तो वैसे में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कभी दिखाई नहीं दी। और एज एन इन्वेस्टर अगर आप देखिए, करेंसी में आप रुपया आपके पास है तो आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, वो आपको मिला है, राइट, आपने कमाया है। तो करेंसी में इन्वेस्ट करना अगेन एक प्रॉब्लम दिखाता है, क्योंकि करेंसी में क्यों इन्वेस्ट करना है? करेंसी का काम क्या है? ट्रांजिशन के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ पर जो डिजिटल करेंसीज थी उनका मेन इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट के लिए किया जा रहा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसके पीछे, उस स्टॉक के पीछे एक कंपनी है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, जैसे टाइटन ने अच्छा परफॉर्म किया, शेयर होल्डर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छे पैसे मिले। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के पीछे कुछ नहीं है, वो बस एक करेंसी, उसकी वैल्यूज डिसाइडेड बाय यू एंड मी एंड पीपल लाइक अस। तो ऐसे में आई मीन लॉजिक काफ़ी टफ था इस चीज़ का कि पैसा बनेगा। बस कुछ शुरुआती लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मिला तो लोगों को लगा कि हमें भी पैसा मिलेगा, और उस तरह से लोगों का पैसा काफ़ी चला गया। 2017 में जब हमने एक सीरीज़ बनाई थी क्रिप्टो करेंसी पे, तो उस पर मैंने बात की थी इस पर कि इसमें कोई मतलब इसके पीछे कोई एसेट नहीं है। तो ऐसे में काफ़ी कुछ क्रिटिसाइज़ किया गया था उस वीडियो को। सेम चीज़ बाद में मिस्टर वॉरेन बफेट के जो पार्टनर है चार्ली मंगर, उन्होंने भी कही थी कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह का मतलब इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, तो उन्हें भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था। लेकिन जैसे अब रियलिटी हिट हो गई है तो लोगों को समझ में आ गया है कि हाँ मतलब चीज़ें, लेकिन बट ठीक है, लोगों को लर्निंग्स भी मिलती हैं इन सारी चीज़ों से। बिकॉज हमारी मतलब ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही ऐसा हुआ है, ट्यूलिप के बल्ब्स आए थे करीब 100 साल पहले, उसमें भी इसी तरह का बबल आया था, हर कोई जा रहा था ट्यूलिप के बल्ब्स लेने के लिए, वहाँ पर भी लोगों का काफ़ी सारा पैसा फंस गया था, डूब गया था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट इससे आपको वो सीखना है और वो सीख लेकर आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी बुलिश है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। ऐसे में आगे आने वाला समय ही बता पाएगा कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता है, और हमारी गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो इसको लेकर क्या कुछ रेगुलेशन लेकर आती है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगी, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपके बारे में बेहतर जान सके, और आपके जो व्यूअर हैं वो भी आपको और बेहतर समझ सके, और नेक्स्ट टाइम आप जब कंटेंट बनाएं तो वो काफी ज्यादा, वो एक होता है ना कि आत्मीयता फील करे आपके साथ। सबसे पहला सवाल होगा कि आप अपने आप को एक छोटे से वर्ड में अगर डिफाइन करें, एक वन वर्ड में, तो वो क्या होगा? एनर्जी। आप की हॉबी क्या है? रीडिंग, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग चेस, स्विमिंग। अच्छा, हॉबी में आपने बताया रीडिंग आपको पसंद है, तो कोई बुक आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट कर सकते हैं? माल्कम ग्लैडवेल की किताब आउटलायर सजेस्ट करूंगा। उसके बाद माइकल फेल्प्स की ऑटोबायोग्राफी है बीनीथ द सरफेस। इन दो बुक्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर। सो आई विल, एंड 101% ROI काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज बेहतर बुक्स है काफ़ी। जी,
अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं होते और आप फाइनेंस से रिलेटेड चीजों से नहीं जुड़े होते तो आप क्या होते? क्रिकेटर। ओके, मतलब है कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो क्या आगे फ्यूचर में आप इसको लेकर कुछ प्लान भी कर रहे हैं? बिल्कुल प्लान कर रहा हूँ क्योंकि एक मैंने हाँ एक आईपीएल की टीम खरीदने का। सेम चीज मैंने एक और कंटेंट क्रिएटर से सुनी थी, उनके फ्यूचर प्लान्स में है कि वो आईपीएल टीम के बारे में सोच रहे हैं। वाज इट प्रांजल? जी तो बिल्कुल। मैंने डिस्कस भी किया था उनके साथ। तो दोनों के एक सेपरेट क्रिकेट टीम्स आने वाले हैं यस यस, फ्यूचर हम में। दोनों क्रिकेट मैच भी खेलने वाले हैं। लास्ट टाइम बारिश की वजह से नहीं खेल पाए थे, तो इस टाइम और दोनों को खेलना है बड़े लेवल पे। तो हमने सोचा कि क्यों ना आईपीएल की टीम ही खरीद ले, क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो खेलने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। ये एक शॉर्टकट हो सकता है। तो यहाँ पर जब बात आ रही है कि आप आईपीएल क्रिकेट टीम खरीदने की सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग अभी तो बिल्कुल भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आपने एक बड़ा सा कॉर्पस भी इकट्ठा कर लिया है ताकि आप अपने विशेस को पूरा कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पर यहाँ तो हम ये समझ गए कि आपके पास फिलहाल कितने पैसे हैं, एक अंदाजा लग गया, लेकिन आपकी पहली जो सैलरी थी वो हम जानना चाहेंगे ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ग्राफ को समझ सके। पहली सैलरी मेरी 4,500 रुपीज़ थी। यही बानेर में कॉल सेंटर में मैं काम करता था जब इंजीनियरिंग में था, और उन्हीं पैसों से मैंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया था जो एक्चुअली फेल हो गया। फिर और पैसे बचा के दूसरा शुरू किया, दूसरा भी फेल हो गया, और फिर तीसरा फाइनली चल गया। दैट इज जी। व्हाट कन्वे। जी। कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो, आप लगातार उसे हम करते हो? चांद सी महबूबा ये गाना है जो मैं गाता भी हूँ। तो मैंने अपना एक सीक्रेट यूट्यूब चैनल भी बनाया है जहाँ पर मैं गाने गाता हूँ और वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो चांद सी महबूबा मुझे काफ़ी पसंद आता है। अब आपने जिक्र कर दिया तो एक दो लाइन हम जरूर सुनना चाहेंगे। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल जैसी हो जैसा मैंने सोचा था। थोड़ा आगे पीछे हो गया बट फाइन। ये हमें आज प्रसाद का एक हिडन टैलेंट और पता चला, और आपने बताया सीक्रेट यूट्यूब चैनल था, तो अब मुझे लगता है कि व्यूअर्स जरूर उसे भी सर्च करके ढूंढेंगे कि कहाँ है सिंगर प्रसाद। अगर आपको ये एक पावर मिले, आप अपने टाइम में पीछे जाए और कुछ चीजों को आप सुधार कर सके ताकि आपका जो फ्यूचर है या अभी जो आप प्रेजेंट में है वो और बेहतर हो सके, तो क्या वो सिचुएशन होगा, क्या चीज होगा जो आप बदलना चाहेंगे? एक्चुअली जब हम यंग होते हैं तो हम एट ए टाइम 10 चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, बट मेरे हिसाब से फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास फोकस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं अगर 5 साल 2 साल भी पहले जाता तो मैं यही करता कि किसी एक ही चीज़ पर फोकस करके उसमें कुछ बड़ा करूँ, रादर देन 10 चीज़ों में कुछ छोटा छोटा अचीव करूँ। तो मैंने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी कुछ हमने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाए, और एक पर फोकस करने के बजाय कई सारे बनाए, और बिजनेस सेगमेंट्स में भी हमने कई सारी चीज़ों पर फोकस किया। अब कुछ उसमें से कुछ में मुझे करीब 1.5-2 करोड़ का लॉस भी हो गया, बट लर्निंग यही है उनसे कि टाइम भी चला गया, पैसा भी चला गया, बट लर्निंग ये है कि आपको हमेशा एक ही चीज़ पर फोकस करना है और पूरा 100% उसी चीज़ पर देना है, क्योंकि आपके फिर रिसोर्सेज उसी चीज़ पर जाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, आपका बजट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, आपकी एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखते हो, चाहे वो स्विमिंग में माइकल फेल्प्स हो, तो दे डिड नॉट हैव एनी प्लान बी। जनरली लोग बोलते हैं कि प्लान ए कर लो, नहीं होगा तो प्लान बी है, सी है। डोंट हैव दोज प्लान्स। एक ही चीज़ पे फोकस करो, और जब तक आप अचीव नहीं करते तब तक कोशिश करते रहो, हो ही जाएगा। जी। बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका क्या रहा? बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरा मल्टीपल आईटी कंपनीज में रहा है, और कुछ लिकर कंपनीज में भी रहा है, रैडिको खैतान जैसी। जी। और वर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहा? वर्स्ट इन्वेस्टमेंट लील इलेक्ट्रिकल्स, जहाँ पर मैनेजमेंट फ्रॉड की वजह से सारा पैसा डूब गया था। जी। कोई आप स्टॉक रिकमेंड करना चाहे हमारे व्यूअर्स के? स्टॉक तो देखिए, स्टॉक तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बट कुछ हिंट मैं आपको दे सकता हूँ कि कई सारे ऐसी इंडिया में अभी भी अपॉर्चुनिटी है स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में, जिन्हें आप पिक कर सकते हैं। रिसेशन भी आता है तो मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो और फिलहाल में, और उसके अलावा कुछ और जो सेगमेंट्स है जहाँ पर जैसे नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स, जो आपने जो शो शुरू किया उसकी वजह से अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें भी हो रही है दुनिया भर में। तो इंडिया में क्या है ना कि फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इससे नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसे में आप CDSL NSDL जैसी कंपनीज पर फोकस करते हैं, अब NSDL तो लिस्टेड नहीं है, CDSL जैसी कंपनीज पर फोकस करते हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोगों के डीमैट अकाउंट CDSL के पास होते हैं। जब आप शेयर खरीदते हो और तो वो स्टोर होते हैं CDSL के पास, तो CDSL एक छोटा सा कमीशन चार्ज करती है, और उसके बेसिस पर उन्होंने छोटा छोटा करके बहुत पैसा कमा लिया है। तो जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स फ्यूचर में खुलेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा CDSL को होगा। तो अगर आपको लगता है कि डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो CDSL पर आप ध्यान दे सकते हैं, या फिर कुछ स्टॉक ब्रोकर्स स्टॉक्स पर
भी आप फोकस कर सकते हैं, एंजल वन लिस्टेड है उस पर भी फोकस कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा बनेंगे इंडिया में तो। जी, कमिंग ईयर्स में कुछ ऐसा आपका टारगेट आपने सोचा हुआ है अपार्ट फ्रॉम आईपीएल टीम के अलावा, वो आपका क्या होगा? अगले एक साल में तो मतलब प्लान्स तो काफ़ी सारे हैं। अगले एक साल में हमारा गोल है कि 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स को रीच करना। एक प्राइमरी अगर हम यूट्यूब की बात करें तो बिजनेस में भी अलग अलग गोल है। जनरली मतलब 5 ईयर का गोल लेके मैं चलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बट कई बार वो अचीव नहीं हो पाते, बट फिर वही है कि आपको मोटिवेशन आता है कि ठीक है अचीव नहीं कर पाया। अगर बिना टारगेट के चलते तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ चल रहा है। तो पहला गोल तो कंटेंट में यही है कि टू रीच 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स बाय नेक्स्ट ईयर एंड, तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। जी बिल्कुल, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो और बढ़ते जाए और आपका जो टारगेट है वो और जल्दी पहले फिनिश हो जाए। यहाँ पर लास्ट में एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें इन्वेस्टिंग को लेकर। वेट मत कीजिए कि कब 2 लाख रुपए आएंगे, 3 लाख रुपए आएंगे, जो भी अमाउंट है। आजकल क्या है कि SIP में आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जनरली आप कई सारे लोग रिकरिंग डिपॉजिट में डालते हैं, RD में, कई सारे लोग गोल्ड में पैसा डालते हैं, रिटर्न उतने खास है नहीं, तो वही पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालिए 500-1000 रुपए की SIP करके, एंड यू विल थैंक मी लेटर देन। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी, आप हमारे शो में आए, हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी चीजें के बारे में जानकारी दी और अपना इतना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे इन सारे सवालों के जवाब देते हुए, और अपने सवाल भी काफ़ी अच्छे पूछे। थैंक यू। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।